वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 25 अक्टूबर 2025। इसमें बेसिकली आपके 24 अक्टूबर के न्यूज़ को शामिल किया गया है। सैटरडे होने के कारण बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ भी नहीं है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसको कवर किया गया है इस वीडियो में वो ये है। इंडिया ने नोटम इशू किया है फॉर द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल अलोंग द वेस्टर्न पाकिस्तान बॉर्डर, ठीक है। नोटम होता है नोटिस टू द एयरमैन, ठीक है। तो जब भी एक्सरसाइज होते हैं ना उससे पहले नोटम को इशू किया जाता है। ये जब भी मिसाइल टेस्ट वगैरह होता है ये नोटम इशू किए जाते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट में कार्बाइड गन्स को बैन कर दिया है। दिवाली के समय बहुत लोग कार्बाइड गन्स को चलाए थे, उनकी आंखों में चोट आई थी। ये न्यूज़ आपने सुना होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है स्टेट में जो ट्राइबल्स हैं, ट्री ट्राइब्स, मोरॉन्स और मोटोक्स, ये जो चार जातियां हैं, ठीक है, जो लोग इस चार जातियों के अंदर आते हैं उनमें 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं चलेगा फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। असम में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपके 2 बच्चे होने चाहिए। 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है, उसमें इनको छूट दी गई है। इसके साथ साथ हिमंता बिस्वा शर्मा गवर्नमेंट ने जो जो स्कीम्स लॉन्च किए हैं रिसेंटली उनका एक लिस्ट होगा। पीयूष पांडे जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट को इंडिया में, विज्ञापन को इंडियनाइज किया, भारतीयता दी, भारतीय लुक दिया, उनका देहांत हो गया है। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस का रेजिंग डे 24 तारीख को मनाया गया है। इसके साथ साथ जितने सारे जो हमारे देश में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, आईटीबीपी भी एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है जिसको पैरामिलिट्री फोर्स भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एसबीआई को 2 अवार्ड मिले हैं, ठीक है, वाशिंगटन में, उसके बारे में करेंगे। और अंत में प्रैक्टिस में 5 क्वेश्चंस हैं, आप उसको प्रैक्टिस करो जो एग्जाम्स के फॉर्मेट पे बनाए गए हैं। इंडिया इशू नोटम फॉर ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर। देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, एक तो नोटम हो गया, फिर एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम क्या होगा? त्रिशूल। यहाँ पे नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, ठीक है। एयरमैन किसको कहा जाता है? जो हवाई जहाज के पायलट होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि ये जो एरिया है, जैसे भारत ने यहाँ पे कर दिया ना आपका, ये भारत का पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे भारत सरकार ने कह दिया कि यहाँ पे थोड़ा संभल कर प्लेन उड़ाना, क्योंकि यहाँ पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे कि आपको चोट वगैरह लग सकती है। तो जब भी कोई कंट्री मिलिट्री एक्सरसाइज करता है वो आपका नोटम जारी करता है, ताकि उस क्षेत्र से आने जाने वाले जो कमर्शियल प्लेन्स वगैरह हैं या कोई भी किसी भी तरह का प्लेन है उसको ये एहसास हो जाए कि यहाँ पे एक्सरसाइज होने वाला है और यहाँ से जाना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि अगर कोई इसका उल्लंघन कर कर उस क्षेत्र से गुजरता है और अगर उसके साथ कुछ इशू हो जाता है, ठीक है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी उस देश की नहीं होगी, उस पायलट की होगी। इसीलिए नोटम जारी किया जाता है। फुल फॉर्म याद रखना, नोटिस टू एयरमैन। भारत सरकार या डिफेंस फोर्सेस जो हैं हमारे देश के, ट्राई सर्विस, ट्राई सर्विस का मतलब क्या हो गया? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ये एक जॉइंट एक्सरसाइज करने वाली है और एक्सरसाइज का नाम क्या है? त्रिशूल। और ये कहाँ पे होगा? पाकिस्तान बॉर्डर पे होगा, ठीक है। ये जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ये 30 अक्टूबर 2025 को शुरू होगा, ठीक है। और ये पाकिस्तान के साथ जो सटा हुआ बॉर्डर है उसके साथ होगा। इस एक्सरसाइज को लीड कौन कर रहा है? सदर्न कमांड, ठीक है, ऐसे याद रखना। इंडियन आर्मी, आर्मी का जो सदर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर है पुणे। नेवी, नेवी का जो सदर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर है कोची। कोची कहाँ है? केरला, ठीक है। और एयरफोर्स, एयरफोर्स जो है उसका जो सदर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जो पहले केरला में त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था, अब तिरुवनंतपुरम के नाम रूप में जाना जाता है। और पिछले वीडियो में आपने देखा था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू तिरुवनंतपुरम गई थी शिवगिरी मठ में, जहाँ पे सेंटेनरी समारोह
समाधि श्री नारायण गुरु का मनाया जा रहा है, उसका इनॉग्रेशन करने गई थी ना वो, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, इंडियन आर्मी का जो सदर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर है पुणे, नेवी का जो है वो कोची, और एयरफोर्स का है तिरुवनंतपुरम। कोची तिरुवनंतपुरम दोनों केरला में है। तो ये जो एक्सरसाइज होगा इसको लीड कौन करेगा? सदर्न कमांड करेगा। एक्सरसाइज कहाँ पे होंगे? क्रीक्स में होंगे, डेजर्ट्स में होंगे, ये राजस्थान का एरिया हो गया, क्रीक्स आपके गुजरात में है। एम्फीबियस ऑपरेशंस होगा ऑफ द सौराष्ट्र कोस्ट, सौराष्ट्र गुजरात में है। एम्फीबियस का मतलब होता है ना, ये पानी और ज़मीन दोनों पे आपका एक्सरसाइज होगा, यानी कि समुद्र से सैनिक आएंगे और वो ज़मीन पे लैंड करेंगे, फिर वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। फिर मल्टी डोमेन एक्सरसाइज होगा जिसमें इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर सबको टेस्ट किया जाएगा। देखो इस एक्सरसाइज का महत्व क्या है। भारत सरकार एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाना चाहता है, तो पहले एक वर्ड यूज किया गया, थिएटर। थिएटर का मतलब क्या होता है? देखो आर्मी या मिलिट्री के हिसाब से जब वो थिएटर का वर्ड यूज करता है ना, उसका मतलब वो एरिया होता है जो एयर में हो सकता है, पानी में हो सकता है, या फिर लैंड पे हो सकता है, जहाँ पे वॉर हो रहा है या वॉर होने की संभावना है। तो एयर, वाटर और लैंड, जहाँ पे भविष्य में वॉर हो सकता है, उस एरिया को कहा जाता है थिएटर। यहाँ पे फिर वर्ड यूज कर रहा है भारत सरकार, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है ना, जैसे आर्मी का अपना अलग कमांड है, नेवी का अपना अलग कमांड है, और एयरफोर्स का अपना अलग कमांड है। मॉडर्न वॉरफेयर जो होता है, ठीक है, मॉडर्न वॉरफेयर, उसमें तीनों सेना मिलकर अब वॉर करता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, इसको पायनियर किया था यूएस ने। गल्फ वॉर जब हुआ था 91 में, जब उसने इराक पे अटैक किया था, आप देख लेना, वहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का एक संयुक्त ऑपरेशन था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहता है कि भारत में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर वॉर लड़े एक साथ। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इसको देखा था, तीनों कमांड एक साथ बैठे हुए थे। उसी का एक ये कदम है। एक्सरसाइज त्रिशूल में भी देखो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर आपके एक्सरसाइज करेंगे और टेस्ट करेंगे कि किस तरह से तीनों मिलकर एक फ्यूचर वॉरफेयर पाकिस्तान के साथ अगर होगा तो कैसे हम लोग काम करेंगे। इसमें उनको पता चलेगा कि उनकी कमजोरियां क्या है और कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, इसने बैन कर दिया है कार्बाइड गन्स, ठीक है। ये देखो, ये है कार्बाइड गन। आपको याद होगा इस बार दिवाली के समय मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों को शिकायत हुई थी, आंख पे चोट लगी थी। क्यों? जब वो चला रहे थे क्रैकर्स, यानी कि पटाखे, पटाखे नहीं थे वो, कार्बाइड गन थे, इसके कारण उनके आंखों में चोट आई थी, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग, सेल और यूज़ ऑफ कार्बाइड गन्स, कैल्शियम कार्बाइड गन्स कम्प्लीटली आपका बैन कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव साहब। तो मोहन यादव की गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड यूज़ ऑफ कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड गन्स को बैन कर दिया है। 300 से अधिक लोगों को आंखों में सीवियर आई इंजरीज हुई थी, ठीक है, कार्बाइड गन चलाते हुए। थोड़ा सा जान लो कार्बाइड गन है क्या। इसमें देखो यूज़ किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उसको आमतौर पे फलों को पकाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो उस कैल्शियम कार्बाइड को लिया जाता है, उसको एक टिन के बॉक्स में रखा जाता है, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है। पानी को जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड में आप मिलाओगे, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होता है जो बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है। याद रखना, जो आप देखोगे वेल्डिंग, वेल्डिंग वगैरह में ना एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, कितना खतरनाक होता है वो। फिर क्या होता है, ये जो टिन बॉक्स है, देखोगे पटाखे के मुंह पे एक छोटा सा रस्सी जैसा निकला रहता है ना, उसमें जब आप आग लगाओगे तो फिर वो बूम करता है। इसमें भी उस तरह का ही है, मुंह पे आप जैसे ही आग लगाओगे ये ज़बरदस्त आपका विस्फोट करता है, पटाखे की तरह। लेकिन आम पटाखे और इसमें डिफरेंस क्या है, आम पटाखे में ना सेफ्टी मेजर्स होता है, ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं होता। और इसमें ये पता नहीं कि वो जो फटेगा बॉक्स,
उसके टुकड़े किधर जाएंगे। अधिकतर जो है ना इसमें बच्चे के आंखों पे असर पड़ा है। कैसे, आप देखोगे पटाखे जलाते हैं तो वो झुक के देखते हैं पटाखे को, ठीक है। उसी में क्या होता था, ब्लास्ट होता था और उनके आंखों पे ही चोट लगी है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कार्बाइड गन को कम्प्लीटली बैन कर दिया है। ये है असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, असम में जो गवर्नमेंट जॉब्स होता है ये उनको दिया जाता है जिसके 2 बच्चे होते हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो फिर उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है, असम स्टेट के जो ट्राइबल्स होंगे, टी ट्राइब्स होंगे, मोरॉन्स होंगे और मोतोक्स होंगे, इनके लिए गवर्नमेंट जॉब में जब ये अप्लाई करेंगे तो फिर इनके लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं होगा। यही देखो न्यूज़ है। अब देखो है क्या, जो असम पब्लिक सर्विस एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2019 प्रोवाइड्स फॉर ए 2 चाइल्ड पॉलिसी, और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, जनवरी 2021 में। यानी जनवरी 2021 में इस रूल के तहत अगर किसी का 2 से ज़्यादा बच्चा है तो उसको डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूट स्टेट में नहीं किया जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, हर स्टेट को देखो पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं इन द रूरल एरियाज, और अर्बन एरियाज में उसको म्यूनिसपैलिटी बोलते हैं, नगर पालिका बोलते हैं। तो नगर पालिका होगा या फिर पंचायत होगा, इस पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो असम गवर्नमेंट ने इस पावर का यूज़ किया और असम पंचायत एक्ट 1994 पास किया था, जिसको 2018 में थोड़ा अमेंड किया गया। असम पंचायत एक्ट 1994 के तहत अगर कोई आदमी जिसके 2 बच्चे होंगे, जिसके घर में एक सैनिटरी टॉयलेट होगा और कुछ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा, वही पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब अगर 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है, उसके घर में टॉयलेट्स नहीं होगा और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगा, इसका मतलब असम में वो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, चेंज जो हुआ है ना सिर्फ जॉब में हुआ है, ये सिर्फ आपके दिमाग में डाल रहे हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कहते हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा असम के जो टी ट्राइब्स होंगे, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे, मोरॉन्स और मोटोक होंगे, उन पे 2 बच्चे वाला नॉर्म लागू नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, असम गवर्नमेंट के हिसाब से ये जो चारों हैं ये बहुत ही, इनकी पॉपुलेशन कम है, ठीक है। और अगले 50 साल में अगर हम लोग ये 2 साल के नॉर्म्स को अप्लाई करें ना तो इनकी पॉपुलेशन वहाँ पे बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी। तो फिर इनको बचाने के लिए ये 2 चाइल्ड पॉलिसी इनको छोड़ दिया गया है। टी ट्राइब्स किसको कहते हैं, टी ट्राइब्स वो लोग हैं ना जो बिहार, आंध्रा, उड़ीसा, बंगाल से लाए गए थे, जिनको वहाँ पे असम के टी गार्डन्स में काम के लिए रखा गया था। इसको कलेक्टिवली टी ट्राइब्स बोलते हैं, लेकिन असम गवर्नमेंट ना इनको ओबीसी का स्टेटस दे रखा है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स तो जानते हो, मोरॉन्स और मोटोक, ये दोनों इंडिजिनस ट्राइब्स हैं असम के, इसका मतलब ये सिर्फ असम में पाए जाते हैं। ये न्यूज़ था, याद रखना, असम गवर्नमेंट का। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की गवर्नमेंट ने कौन कौन से रिसेंटली स्कीम लॉन्च किए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो है अरुणोदय 3.0, ये गरीबी उन्मूलन या एंटी पॉवर्टी स्कीम है। इस स्कीम के तहत 38 लाख फैमिलीज, ठीक है, जो गरीब हैं उनको हर मंथ मिलेगा 1250 रुपीज़ पर मंथ, और इसके साथ साथ एलपीजी के जो परचेस होंगे उस पर उनको 250 रुपीज़ का सब्सिडी भी मिलेगा। दूसरा है श्रद्धांजलि स्कीम। श्रद्धांजलि स्कीम में क्या होगा, अगर कोई असम का रेजिडेंट है, ठीक है, जो असम से बाहर गया है या तो जॉब करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, अगर किसी कारणवश उसका वहाँ पे डेथ हो जाता है तो उसके बॉडी को वापस असम लाया जाएगा ताकि अंतिम संस्कार असम में हो जाए। ऑफ कोर्स ये अमीरों के लिए नहीं है। फिर एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर्स फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, सीएम फ्लाइट। इस स्कीम के तहत
असम के यूथ को ट्रेन किया जाएगा जापानीज लैंग्वेज में, और फिर इंटर्नशिप के लिए इनको जापान भेजा जाएगा, जहाँ पे ये वहाँ पे काम कर सके। इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे असम के स्टूडेंट्स को या असम के यूथ्स को। ये है पीयूष पांडे, इनका डेथ हो गया है। ठीक है, हमेशा याद रखना, अगर कोई पॉलिटिशियन मरता है तो एग्ज़ाम के लिए उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बशर्ते कि वो किसी पोस्ट पे ना हो। जैसे वो सीएम थे, पीएम थे, मोदी गवर्नमेंट में कोई मिनिस्टर थे या गवर्नर थे। अगर कोई पॉलिटिशियन पोस्ट पे है और उस समय उसका डेथ हो जाता है तो हम लोग उसको याद कर लेते हैं, अदरवाइज पहले का सीएम है, पीएम है, तो फिर हम उसको याद नहीं करते। लेकिन आर्ट एंड कल्चर से अगर किसी का भी डेथ होगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एडवर्टाइजिंग लेजेंड पीयूष पांडे पास। इनकी उम्र 70 साल की थी। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, जो भारत में जो एडवर्टीजमेंट था वो हेविली इन्फ्लुएंस था आपका वेस्टर्न कल्चर से। विदेशी मॉडल होते थे, विदेशी थीम होता था। इन्होंने क्या किया, उसमें भारतीयता लाना शुरू किया, भारत के रंग, भारत के कलर्स दिखाने शुरू किए, भारतीयों पे फोकस करना शुरू कर दिया। ये क्रेडिट दिया जाता है पीयूष पांडे को। आपने इनका ऐड देखा होगा, फेविकॉल का, लूना का, एशियन पेंट्स का, कैडबरी का। ठीक है, फेविकॉल के ऐड बहुत ही फेमस हैं, सारे देखो इंडियंस हैं फैब, उसमें अब पूरा इंडियन थीम होता है। लूना, लूना का वो जो लाइन था आपका, चल मेरी लूना, एशियन पेंट्स का था। ठीक है, कैडबरी का, कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, कुछ खास है। इस तरह का जो एड्स आप देखते होगे पहले, ये सब जो था ना पीयूष पांडे का था। पीयूष पांडे को भारत में एडवर्टीजमेंट सेक्टर्स का लेजेंड माना जाता है, और इसीलिए भारत सरकार ने इनको 2016 में भारत का फोर्थ सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री से सम्मानित किया था। याद रखना, पीयूष पांडे के डेथ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब ने अपना शोक व्यक्त किया। थोड़ा सा याद रखना, क्वेश्चन यही पूछेगा पीयूष पांडे किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट से बिलोंग करते हैं, ये याद रखना है इसमें। भारत में एक पैरामिलिट्री ग्रुप है, ठीक है, या अब उनको CAPF बोला जाता है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, ITBP का 24 अक्टूबर को मनाया जाता है रेजिंग डे। ठीक है, ये ITBP है, देखो पहाड़ पे ही रहते हैं ये लोग। ITBP को 24 अक्टूबर 1962 को रेज किया गया था, इसीलिए 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ITBP डे। 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था और इंडियन आर्मी को परास्त हुआ था, इंडिया हार गया था वो वॉर। फिर चाइना वॉर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रियलाइज हुआ उसको एक ऐसा फोर्स चाहिए जो पहाड़ों पे लड़ सके, जो पहाड़ों पे आपका पेट्रोलिंग कर सके। इसके लिए बनाया गया ITBP। और फिर एक दूसरा फोर्स बनाया गया, उसका नाम रखा गया SSB, सशस्त्र सीमा बल के नाम से हम उसको जानते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के 62 की बात करें तो वो एरिया बहुत ही पिछड़ा था, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच रह के वहाँ पे काम कर सके और सिक्योरिटी के लिए काम करे। अभी हम लोग फोकस करते हैं ITBP, क्योंकि इसको 24 अक्टूबर 1962 को रेज किया गया था, इसलिए ITBP को का जो रेजिंग डे होता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हिस्ट्री तो आपने जान लिया, ITBP का काम क्या है। ये जो 3488 किलोमीटर इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, जो शुरू होता है कहाँ से, कराकोरम पास इन लद्दाख टू जजपे ला इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि आपका काराकोरम पास जो हो गया लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, पूरा हिमालयन एरिया है ना, उसकी निगरानी, उसकी रखवाली कौन करता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये याद रखना, ये आर्मी नहीं है। आर्मी जो होता है नेवी एयरफोर्स, सॉरी आर्म फोर्सेज जो इंडिया के हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर होते हैं। लेकिन जो सेंट्रल
आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होता है, जिसको पॉपुलरली पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बोला जाता है, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। भारत में 7 CAPF हैं, जिसमें से एक है ITBP। ठीक है, ITBP का आपने देख लिया काम क्या है, इसका रेजिंग डे कब है, कब मनाया जाता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो प्रवीण कुमार है। रूल ऑफ द थंब ये है, जितने भी IPS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर को ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का हेड बनाया जाता है, डायरेक्टर जनरल बनाया जाता है, एक्सेप्ट असम राइफल्स। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो ITBP के डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? प्रवीण कुमार। ITBP का मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, ये ITBP का मोटो है। इसी तरह दूसरे जो CAPF हैं उसके बारे में भी देख लें। एक CAPF है CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है ना, इसको रेज किया गया था एज अ क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, CRP, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था जब भारत पे ब्रिटिश रूल करते थे। और ये रेज किया गया था 27 जुलाई 1939 को। इसका मतलब CRPF का रेजिंग डे कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को मनाया जाता है। भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, और फिर 1949 में आपका पास हुआ CRPF एक्ट, और इस एक्ट के तहत क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम चेंज करके कर दिया गया CRPF, जो आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखना इनका जो फाउंडेशन डे है वो 27 जुलाई को मनाया जाता है। CRPF है क्या? ये समझो भारत सरकार का पुलिस है। भारत में जो इंटरनल सिक्योरिटी होता है, बेसिकली कहीं पे दंगा हो गया, कहीं पे फ्लड आ गया, इनको भेजा जाता है। और नक्सलवाद, ठीक है, नक्सलवाद जिसको माओइस्ट भी बोलते हैं, रेड टेरर भी बोलते हैं, उसके खिलाफ बेसिकली ऑपरेशन कौन करता है? CRPF ही करता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, दंगा फसाद हो गया, उसमें भारत सरकार नॉर्मली डिप्लॉय करता है CRPF को। और स्टेट गवर्नमेंट को जब लॉ एंड ऑर्डर के लिए मदद की जरूरत होती है तो CRPF को डिप्यूट किया जाता है। CRPF के अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये भी एक IPS ऑफिसर है। और CRPF का मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। ठीक है, फिर एक और है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। इसको रेज किया गया था 10 मार्च 1969 को। अब क्योंकि 10 मार्च को रेज किया गया था, इसलिए इसका रेजिंग डे कब है? 10 मार्च को। CISF को बनाया गया था पहले जितने सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर कंपनीज थे उनके एसेट्स को गार्ड करने के लिए बनाया गया। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया। ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय स्टार्ट हुआ था। तो इसमें से बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थे वो प्राइवेटाइज हो गए। तो फिर CISF करेगा तो करेगा क्या? तो CISF को और काम दे दिया गया है। भारत में जितने मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पे देखिएगा CISF आपका सिक्योरिटी देखता है। नेशनल हाईवेज, उसमें पेट्रोलिंग का काम CISF करता है। VIP सिक्योरिटी वो CISF के काम दे दिया गया है। इसका मतलब अब CISF का ना जो पहले काम था कि सिर्फ इंडस्ट्रियल एसेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के उसको सिक्योर करना, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, अब इसके काम को व्यापक किया गया है। अब इसको मेट्रो की सुरक्षा दी गई है, एयरपोर्ट की सुरक्षा दी गई है, ये आपका VIP सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, नेशनल हाईवे पे पेट्रोलिंग वगैरह भी ये काम करता है। ये एकमात्र ऐसा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जिसका एक सेपरेट फायर विंग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका मोटो क्या है? प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। और फिलहाल अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? IPS ऑफिसर है प्रवीर रंजन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसको ब्लैक कैट कमांडोज भी बोलते हैं। ठीक है, ये कमांडो फोर्स है जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। इसको रेज किया गया था 16 अक्टूबर 1984 को एज अ फेडरल काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल हैं भृगु श्रीनिवासन। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इसमें डिटेल में देखना आप 16 अक्टूबर का वीडियो, क्योंकि ना इसका जब रेजिंग डे हुआ था वहां पे
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह गए थे और उन्होंने कहा था एनर्जी का एक नया हब जो होगा वो अयोध्या में होगा। पूरे डिटेल में डिस्कस किया गया है, काइंडली एक बार उसको आप देख लेना। असम राइफल्स, असम राइफल्स जो है इसको रेज किया गया था 24 मार्च 1835 को। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। उस समय इसका नाम रखा गया था कछार लेवी, ठीक है। फिर 1917 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया असम राइफल्स। ये बेसिकली डिप्लॉयड होता है आपका असम के एरिया में, और वहाँ पे ये काउंटर इंसर्जेंसी का काम करता है असम और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ये भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका मतलब भारत का सबसे ओल्डेस्ट सीएपीएफ कौन है? असम राइफल्स है। असम राइफल्स में यूनिक चीज़ क्या है? जितने सारे सीएपीएफ हैं उनका कमांड एक आईपीएस ऑफिसर करता है नॉर्मली, लेकिन असम राइफल्स उसका जो कमांड है वो हमेशा एक इंडियन आर्मी का ऑफिसर करता है। और अभी असम राइफल्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा। ये याद रखिएगा असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल्स का जो मोटो है वो है वैलर, ग्लोरी एंड सेक्रीफाइस। इनको सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है, लेकिन याद रखना ग्लोरी ये है, सॉरी मोटो जो है ना वो वैलर, ग्लोरी, सेक्रीफाइस है। सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट देखते हो वो इसका मोटो नहीं है। ये पॉपुलर है, नाम से जाना भी जाता है, ठीक है। फिर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। याद रखना 1962 का जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसके बाद बना दो फोर्स, एक आईटीबीपी, दूसरा एसएसबी। 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर था, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को महसूस हुआ कि बॉर्डर एरिया जिसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस को होती थी वो इस काम के लिए सक्षम नहीं था। इसी के लिए एक डेडिकेटेड फोर्स चाहिए जो अगर कोई देश आक्रमण करे तो फिर वो उसकी सुरक्षा कर सके और आर्मी के साथ मिलकर बॉर्डर की सिक्योरिटी कर सके। देखो जब वॉर होता है ना उससे पहले बीएसएफ डिप्लॉयड रहता है। वॉर जब शुरू होता है तो इंडियन आर्मी आ जाती है, इसका मतलब बीएसएफ वहाँ से हटता नहीं है। बीएसएफ आर्मी के अंदर आ जाता है मान लो, और दोनों मिलकर ये काम करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी यही किया गया था और बीएसएफ के ऑफिसर्स को मेडल्स भी मिले हैं इसके लिए। तो बीएसएफ को बनाया गया था। इसको काम क्या दिया गया? आप पाकिस्तान और जो बांग्लादेश बॉर्डर्स है आप उसको गार्ड करोगे। ये एकमात्र ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका अपना एक एयर विंग है। बीएसएफ के पास हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी हैं। आप सोचो आर्मी के बाद सबसे वेल इक्विप्ड जो फोर्स है वो बीएसएफ है। ये आप समझ के चलो ये वॉर भी लड़ सकता है, इतना फायर पावर है इसके पास। अब क्योंकि देखो ये पाकिस्तान के साथ डिप्लॉयड है, राजस्थान में है, राजस्थान में बॉर्डर एरिया में कुछ एरिया में आपको रेगिस्तान भी दिखता है, थार डेजर्ट दिखता है, इसीलिए बीएसएफ ने वहाँ पे कैमल बटालियन, ऊँटों का बटालियन भी रेज कर रखा है। बीएसएफ का जो मोटो है ड्यूटी अंटिल डेथ है, और अभी उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। ये भी एक आईपीएस ऑफिसर है। सशस्त्र सीमा बल। 1962 के वॉर के बाद भारत सरकार को लगा कि जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है जो उस समय बहुत बैकवर्ड था, देश से लगभग कटा हुआ था, वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड फोर्स चाहिए जो लोगों के बीच में काम करे, लोगों में नेशनलिज्म की जज्बा को जगाए, राष्ट्रीयता को जगाए, प्लस वहाँ पे विकास का काम करे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले बनाया था स्पेशल सर्विस बॉडी, ठीक है, 15 मई 1963 को। इसका मतलब एसएसबी का रेजिंग डे कब है? 15 मई को। स्पेशल सर्विस बॉडी जो बना वो रखा गया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर, और इसका हेड बनाया गया था बीएन मलिक को जो आईबी के चीफ थे। बाद में 1996 में इसका नाम बदल के कर दिया गया स्पेशल सर्विस ब्यूरो, ठीक है। फिर आपको याद होगा कारगिल वॉर हुआ था, भारत सरकार ने के संतनम कमेटी बनाई थी, सॉरी के सुब्रमण्यम कमेटी बनाई थी, संतनम नहीं, संतनम तो सेंट्रल स्टेट पे था। के सुब्रमण्यम कमेटी बनाई थी जिसको कारगिल कमेटी भी बोलते हैं। बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, उसमें से एक रिकमेंडेशन ये था ना, जितने सीएपीएफ हैं एक फोर्स को एक ही काम दिया जाएगा, और उसने रिकमेंड किया था सशस्त्र सीमा बल को कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से हटाकर
इसको होम मिनिस्ट्री के अंदर डाल दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लिया गया। और फिर 15 दिसंबर 2003 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसका नाम बदल के कर दिया सशस्त्र सीमा बल, जिस नाम से आज हम इसको जानते हैं। इसको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से हटाकर इसको डाल दिया गया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और फिर इसको एक काम दिया गया, इसको कहा गया जो 1751 किलोमीटर इंडिया नेपाल बॉर्डर है और जो 699 किलोमीटर इंडो भूटान बॉर्डर है, इसको गार्ड करेगा एसएसबी। इसका मतलब देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर बीएसएफ, उसको दे दिया गया। हिमालय वाला जो रीजन है चीन के साथ, वो आईटीबीपी को दे दिया गया। और नेपाल और भूटान बॉर्डर जो है ना, वो एसएसबी को सौंप दिया गया है। इसका मतलब एक फोर्स एक काम करेगा। सशस्त्र सीमा बल जो है उसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय सिंघल, आईपीएस ऑफिसर है, और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी, ब्रदरहुड। ठीक है। फिर एक न्यूज़ आया था, भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका ओनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक का अवार्ड मिला है। देखो, इसको एक्चुअली ना 2 अवार्ड मिला। एक मिला वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक अवार्ड 2025 और एक बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 अवार्ड। 2 अवार्ड मिले हैं एसबीआई को। ये अवार्ड किसने दिया है? एक बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है फाइनेंस की, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। ये पब्लिश होता है न्यूयॉर्क से। इसको बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 का अवार्ड एसबीआई को दिया है। ये अवार्ड दिया गया था एनुअल वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ मीटिंग इन वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जॉइंटली वाशिंगटन डीसी में अपना एक एनुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये नॉर्मली अक्टूबर के समय होता है। उसी समय वर्ल्ड के टॉप फाइनेंस मिनिस्टर, हर देश के जो मेंबर्स हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स, बैंकर्स, इकोनॉमिस्ट सारे इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। वहीं पे एसबीआई को ये अवार्ड दिया गया। आप जानते हो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। और फिलहाल अभी इसके चेयरमैन कौन है? सीएस सेट्टी। आज छोटा सा वीडियो है ठीक है। इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which state government has waived the requirement of the 2 child norms for the tribals, T-tribes, Morons and Motocs for the state government job? किस स्टेट गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरी के लिए ट्राइबल्स, टी-ट्राइब्स, मोरॉन्स एंड मोटॉक्स के लिए 2 चाइल्ड का नॉर्म्स खत्म कर दिया है? ऑप्शन ए असम, बी त्रिपुरा, सी मेघालय, डी आंध्र प्रदेश, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये किसने किया है? असम ने किया है। और असम के सीएम कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। सेकंड, पीयूष पांडे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? पीयूष पांडे किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑप्शन बी एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन सी पेंटर, ऑप्शन डी क्लासिकल सिंगर, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो पीयूष पांडे एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन उद्योग से संबंधित थे। क्वेश्चन 3, which state government has banned the manufacture, sale and use of calcium carbide guns? A असम, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश, ई नन ऑफ दीज। कैल्शियम कार्बाइड पटाखे किस स्टेट ने बैन कर दिया? असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, नन ऑफ दीज। आप जानते हो ऑप्शन क्या है? डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बैन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच डे डज द इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी ऑब्जर्व्स इट्स फाउंडेशन डे? ठीक है आईटीबीपी किस दिन अपना रेजिंग डे या फाउंडेशन डे मनाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 जुलाई, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 1 दिसंबर, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो इसका आंसर क्या है? 24 अक्टूबर। 27 जुलाई फाउंडेशन डे है आपका सीआरपीएफ का। 10 मार्च जो है वो सीआईएसएफ का है और 1 दिसंबर जो है वो बीएसएफ का है।
Last question, at which place is the Southern Command organizing the Tri-Service Exercise Trishul from 30th October 2025? Tri-Service Exercise Trishul किस जगह आयोजित किया जा रहा है बाय द साउदर्न कमांड? ऑप्शन ए ईस्टर्न बॉर्डर, ऑप्शन बी हिमालयन बॉर्डर अलोंग चाइना, ऑप्शन सी वेस्टर्न बॉर्डर अलोंग पाकिस्तान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आप जानते हो ये क्या है ऑप्शन, वेस्टर्न बॉर्डर अलोंग पाकिस्तान। आज में ज़्यादा न्यूज़ नहीं था, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली इसको शेयर करो। कुछ एमसीक्यूज़ और बनेंगे, वो नीचे लिंक आपको दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शंस में लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।